नमस्कार और सुप्रभात सभी को। हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना की यह ध्येय वाक्य आधारशिला है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र का, विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान का और विश्व की सबसे बड़ी संसदीय विधायिका प्रणाली का। इसी के आधार पर आज का चर्चा का विषय है भारतीय लोकतंत्र, संसद, संविधान और जनता। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय संसद व्यवस्था के उच्च सदन के राज्य सभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ श्री हरिवंश नारायण सिंह जी जननायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरित रहे हैं। अपने कार्य की शुरुआत बतौर पत्रकार के तौर पे शुरू करके एक बैंकर की तरह उन्होंने बहुत सुंदर भूमिका निभाई है। 2014 में सर पहली बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2018 में सर आप राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे अपनी कार्यभार संभाला। 2022 में सर आप दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे कार्यरत रहे। बतौर राजनेता, पत्रकार और बैंकर के इतर आपका एक और पहचान है एक लेखक के तौर पे। आपने 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और संपादित कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का। आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मंच पे हैं सत्र के संचालक श्री जय प्रकाश पांडे जी। पत्रकारिता जगत के एक जाने माने पत्रकार तथा आज तक के संपादक रहे श्री जय प्रकाश पांडे जी आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म साहित्य तक के कई कार्यक्रम के संचालक रह चुके हैं, जिसमें से शब्दरथी, बातें मुलाकातें, बुक कैफे जैसे कई प्रमुख कार्यक्रम शामिल है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच आपको सादर समर्पित करता हूं श्री जय प्रकाश पांडे जी। एक छोटी सी सूचना है सर। सत्र की अवधि 45 मिनट तय की गई है। आगे की सत्र सुचारू रूप से चलने के लिए तथा एक सहज संवाद बनाए रखने के लिए 35 मिनट पे एक विनम्र संकेत दिया जाएगा सर। धन्यवाद। अच्छी बात है कि आपने समय सीमा का हमें ध्यान दिलाया। मैं समाचार चैनल में काम करता हूं तो मुझे पता है कि हमारे लिए हर सेकेंड कीमती है। तो सबसे पहले तो मैं कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस आयोजन में इतने महत्वपूर्ण विषय भारतीय लोकतंत्र पर और उसमें संसद, संविधान और जनता के विषय पर मुझे श्री हरिवंश जी से संवाद का अवसर दिया। हरिवंश जी न केवल हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई के रूप में और पत्रकारिता के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में भी आपकी एक बड़ी अप्रतिम भूमिका रही है। यहाँ मंच हाल में उपस्थित कम लोग यह जानते होंगे कि आपको जब प्रभात खबर का दायित्व दिया गया था तो वह अखबार मृत प्राय था और झारखंड के रांची जैसे इलाके में एक ऐसे अखबार को जिसकी अस्मिता पर संकट था, वहाँ से शुरू कर न केवल राष्ट्र के प्रमुख जनता के आवाज़ के रूप में प्रभात खबर को स्थापित करने में आपकी भूमिका रही, बल्कि हिंदी पत्रकारिता जगत के तमाम बड़े नाम कहीं न कहीं से हरिवंश जी से न केवल प्रभावित रहे हैं बल्कि इनके मार्गदर्शन में काम किया है। आज तक के समाचार निदेशक हमारे जो सुप्रिय प्रसाद जी हैं वो बाकायदा इस बात का उल्लेख करते हैं कि उन्होंने हरिवंश जी ने उनको एक तरह से स्ट्रिंगर के तौर पर शुरू कराया था। तो कहने का आशय ये है कि हरिवंश जी न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र का बड़ा नाम है बल्कि राजनीति और राजनय के क्षेत्र में और जनता की नब्ज को कैसे पहचाना जा सकता है
और जनता क्या चाहती है, उसके अधिकार क्या हैं, उनका भी सबल मार्गदर्शन किया है। तो शुरुआत करता हूं मैं, सीधे सीधे प्रश्न पर हम आते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है, इस बच्चे ने अभी शुरुआत की, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। ये जो हम भारत के लोग प्रतिध्वनित होता है, यह लोकतंत्र की आवाज को वर्तमान में किस तरह से सशक्त कर रहा है या कमजोर कर रहा है? धन्यवाद जयप्रकाश जी। मैं कुछ कहूँ इसके पहले यह स्वीकार करना चाहूँगा आपके दर्शकों के समक्ष कि आपसे बात करना हमेशा हमारे लिए ज्ञानवर्धक इस रूप में है, क्योंकि अध्ययन, पुस्तकों से सरोकार और आपका व्यापक अनुभव पत्रकारिता का हमें कुछ हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता। दूसरा, मैं आभारी हूँ कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजन किया और इस प्रतिष्ठित आयोजन में मुझे आपके साथ यहाँ बातचीत करने का अवसर दिया। 4 चीजें हैं जिस पर आप चर्चा आज आप के विषय से लगा। आप संविधान, आप जनता, आप पार्लियामेंट, इन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जनता के बारे में आपने पूछा। किसी भी मुल्क की जनता अगर उदासीन अपने संविधान या लोकतंत्र के प्रति रहे तो लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं हो सकती। हमारे देश में जनता और सचेत हो और सक्रिय हो और गवर्नेंस से लेकर हर चीजों को, संसद की कार्यप्रणाली को, बाकी चीजों को अच्छी तरह समझे, इसके लिए व्यापक तरीके से परिचर्चा, व्यापक तरीके से इस पर लोक संवाद बहुत आज की तारीख में जरूरी है। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अपने संविधान के बारे में, उससे शुरू करता हूं, फिर जनता पे लौटूंगा। कम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की खासियत क्या है। मैं बाकायदे यह आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जब संविधान बना, लगभग हजारों वर्ष बाद भारत को एक स्वरूप मिला, भारत एक देश बना। वो महत्वपूर्ण अवसर था और किस तरह के लोग थे और उन्होंने हमारे लिए कि जनता कैसे सचेत रहे, क्या संदेश दिया, आज लोगों को बताया जाना जरूरी है। जब हमारी संविधान सभा बनी तो उसमें मैं उड़ीसा में बैठा हूं। सबसे पहले उड़ीसा के जो कुल 8 लोग जिनका इस संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनको मैं याद करना चाहूंगा, उनके प्रति उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहूंगा। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब जैसे, जिन्हें नर केसरी कहा जाता है, जिन्होंने उड़ीसा पर सबसे प्रामाणिक पुस्तक उड़ीसा का इतिहास लिखा। उसके अलावा लोकनाथ मिश्र जैसे व्यक्ति और 8 लोग कुल थे। तो मैं पहले उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने कितना बड़ा काम इस मुल्क के लिए किया और दुनिया के लिए किया। आज दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और इस लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहां हजारों वर्ष पुरानी है। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल नहीं है, ये अमेरिकन मॉडल नहीं है, ये दुनिया के अन्य लोकतंत्र से हमने नहीं लिया। हमारे यहां लोकतंत्र की जड़ें गहरी रही हैं। संविधान जब बना, उसकी खासियत सबसे पहली चीज यह थी जो लोगों को याद रखनी चाहिए। 2400 संशोधन आए और लगभग 2 वर्ष 9 महीने, लगभग 3 वर्ष आप मान लें या 11 महीने संविधान पर चर्चा हुई और बहुत हॉट डिबेट रहा। पर एक हंगामा, एक विरोध, एक वॉकआउट और एक बार मतदान की नौबत नहीं आई। क्या बात है! इतने बड़े लोग थे हमारे। इसका मूल सत्य क्या था सबके मन में? देश ऊपर है, पार्टी नीचे। और ये लोगों ने कहा है, मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो जनता को सबसे पहले, जनता के लिए भी याद रखना चाहिए कि देश ऊपर है, हमारा स्वार्थ नहीं। और हम राजनीतिकों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान की स्पिरिट क्या थी। आज क्या स्थिति है? आज हम बात बात पर हंगामा करते हैं, संसद बाधित करते हैं, विधायिका बाधित करते हैं, विधानसभा बाधित करते हैं और चलने नहीं देते। पर जिन लोगों ने बनाया, उस वक्त आप सोचिए हमारी सांस्कृतिक विविधता कितनी थी। धार्मिक रूप से हम अलग अलग उसमें मान्यताओं के लोग थे।
जैन धर्म से लेकर, बौद्ध धर्म से लेकर, मुस्लिम धर्म से लेकर, हिंदू और अनेक सिख भाई हमारे, अनेक मतों के लोग थे और संविधान सभा में सबका रिफ्लेक्शन था। उन लोगों ने संविधान को बनाया। एक बार मत विभाजन नहीं हुआ, एक बार वॉकआउट नहीं हुआ और हजारों वर्ष बाद भारत एक हो रहा था। अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, क्योंकि सबके दिल में था देश पहले हम बाद में। यह मूल सत्य आज हमें हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। दूसरी मैं आपको चीज उल्लेखनीय बताना चाहूंगा कि ये आज कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पर खतरे में है। हाँ, मैं स्पष्ट कहूंगा, पर आप याद रखें कि 2400 संशोधन पेश हुए, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स जैसा बड़ा संविधान हमारा बना। 12 सत्रों में लगभग 11 महीने से 2 साल 11 महीने से अधिक लंबी चर्चा, पर उसमें कोई विवाद नहीं। सबने बिना मत विभाजन के काम किया और संविधान हमें दिया सर्वसम्मति से। उसी वक्त आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि आपके उत्तर में 2 बिंदु आए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, आपने कहा कि आज जो विधानसभाओं में या संसद में हंगामा होता है और उसमें भी जो वॉकआउट जैसी स्थितियां होती हैं, ऐसी कोई अप्रिय स्थिति संविधान सभा में देखने को नहीं मिली। विमर्श होते थे, बातचीत होती थी। आप अभी संसदीय पद पर हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी वजह क्या है कि आज सांसद सदन में अपनी बात कहने के लिए या तो हंगामा करते हैं या चिल्लाते हैं, फ्लोर पर चले आते हैं और अंततः ये वॉकआउट में परिवर्तित हो जाता है और कई बार तो कई दिनों तक संसदीय व्यवस्था चल नहीं पाती है। ये कहाँ से, ये राजनीतिक दलों की खामियां हैं, व्यक्तिगत स्तर पर सांसदों के अंदर कमी है, या हमें इस तरह का कोई विधिक व्यवस्था बनानी चाहिए कि वॉकआउट जैसी स्थितियों को रोका जा सके? इसके पहले एक और आपका प्रश्न था, संविधान खतरे में है, मैं उस पर भी बात करूंगा, तो ये सब चीजें उसमें आएंगी। और महत्वपूर्ण बात आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि जनता किस स्थिति में। मैं मानता हूं कि जनता जितनी चौकस होगी, जनता इन सूचनाओं से जितनी समृद्ध होगी, उसका लोक दबाव राजनीति को ठीक करेगा। आज जनता इन चीजों से वेल इन्फॉर्म नहीं है। इसलिए पहला काम जो आज हम लोग बातचीत में कर रहे हैं, मैं इसको इस मकसद से देखता हूं। उस संविधान की खासियत में आपको कुछ और चीजें बता दूं, तब मैं इस विषय पर लौटने की अनुमति आपसे चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने थॉमस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिकी संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका की थी, उनको कोट किया अपने संविधान सभा में और कहा कि हर पीढ़ी एक नए देश की तरफ होती है और बदलते समय तक उसको संविधान को बदलते समय के अनुरूप बदलने का अधिकार है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। इस बात को आज कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर अंबेडकर ने यहां तक कहा, आई एडमिट दैट व्हाट जेफरसन हैज सेड इज नॉट मेयरली ट्रू बट इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। जेफरसन ने कहा था कि हर पीढ़ी को अधिकार है कि अपने वक्त की जरूरत के अनुसार चीजों को बदले और बनाए। आज आप सोचिए, हम डिजिटल एरा में हैं, हमारा संविधान लिखित दौर का था, आपको वक्त के अनुसार बदलना होगा, तो अंबेडकर साहब कह गए। मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा। संविधान बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और राजेंद्र बाबू ने, आप जानते हैं राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे अंबेडकर साहब थे। राजेंद्र बाबू ने कहा, संविधान हमने बेहतर से बेहतर बना कर दिया, उसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, पर अगर श्रेष्ठ लोग होंगे, अगर चलाने वाले ईमानदार और देश को अपने से ऊपर रखेंगे, उनके कहने का जो आशय था, मैं पूरा कोट पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि समय लगेगा, पर उनका, अगर आप मुझे इजाजत दे, तो उनका कहना था कि इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मैन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, ये जनता चुनती है। अगर इंटीग्रिटी और कैरेक्टर के लोगों को आप चुनेंगे, तो राजेंद्र बाबू कह गए अपने कोट में कि ये संविधान हमने, अगर कोई कमी भी संविधान में हमने बनाया, तो संविधान को ये लोग अच्छी तरह चला लेंगे, इंटीग्रिटी और कैरेक्टर वाले लोग। अगर संविधान हमने बेहतर से बेहतर बना दिया और आप अगर कैरेक्टर और इंटीग्रिटी के लोगों को नहीं चुनेंगे, तो वो बेहतर से बेहतर संविधान पर संकट पैदा करेंगे। उनके कहने का आशय है। लास्ट में वो कहते हैं, इंडिया नीड्स टुडे नथिंग मोर देन ए सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिफोर देम। और यही उन्होंने ही नहीं कहा,
डॉक्टर आंबेडकर साहब ने कहा। दोनों व्यक्तियों ने संविधान को लॉन्च करते हुए, डॉक्टर आंबेडकर ने कहा, लंबा कोट है पर उसका अंश में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि in addition to our old enemies in forms of caste and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. But this much is certain that if the parties place creed above country, यानी जिस दिन पार्टियों ने अपना निजी हित देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रख दिया, ये देश खत्म हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस बार अगर देश गुलाम होगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा, इसलिए हमें अपने ब्लड के लास्ट बूंद तक देश को बचाए रखना चाहिए, ये डॉक्टर आंबेडकर ने कहा। आज के बारे में आप पूछते हैं, मैं यही कोट सिर्फ डॉक्टर आंबेडकर का आपको जवाब के रूप में दे रहा हूं। जो आपका अभी प्रश्न था कि हमें इवेल्युएट करना चाहिए सारी पार्टीज को कि हमने देश का इंटरेस्ट पहले रखा है कि अपने दल का इंटरेस्ट पहले रखा है या अपना इंटरेस्ट पहले रखा है। यह डॉक्टर आंबेडकर कह गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और पंडित जी ने क्या कहा, जवाहरलाल जी ने क्या कहा, उन्होंने 56 में राज्यसभा के सदस्यों की जब विदाई हो रही थी तो कहा कि आप लोग जो कुछ यहां कर रहे हैं, यानी संसद में जो आपका आचरण है, वही आचरण नीचे विधायिका में और पंचायत तक पहुंचेगा और जनता उसको फॉलो करेगी। हम जो आचरण कर रहे हैं जिसका आपने उल्लेख किया, उसके बारे में कहां तक असर जा रहा है। हमारे यहां महाभारत में मान्यता है दो तरह की, यथा राजा तथा प्रजा। गीता में भी कहा है ईश्वर, उसको उलट करके भी आज हम लोग कहते हैं यथा प्रजा तथा राजा। फिर महावीर त्यागी वेटरन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर में उनका मोतीलाल नेहरू जी से लेकर पंडित जवाहरलाल जी से संबंध उस परिवार से रहा, केंद्र के डिफेंस मिनिस्टर है। और पहले आदमी, जब पंडित जी ने इंदिरा जी को या कांग्रेस का अध्यक्ष 58 में बनाया, तो बीइंग इन कांग्रेस सच मतलब स्टॉलवर्ट लीडर, उन्होंने विरोध किया कि पंडित जी आप परिवारवाद की ओर ले जा रहे हैं देश को, ये सबसे गलत होगा। उस तरह के कांग्रेस में लोग थे। महावीर त्यागी ने क्या वार्न किया, उन्होंने कहा पेशेवर राजनेताओं से देश सावधान रहे। अगर पेशेवर राजनेता आ गए जो राजनीति पर ही डिपेंड रहना चाहेंगे और राजनीति को अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए, तो ये देश और देश का सपना अगर सामने नहीं होगा, स्टेट क्राफ्ट यानी गवर्नेंस का वो अर्ज नहीं होगी, देश को आगे ले जाने की अर्ज नहीं होगी, तो ये लोग देश के लिए चुनौती बनेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, प्रोफेसर जेडी सेठी आज कम लोग याद करते हैं, 74 में वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। गांधी टुडे उनकी बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने 72 में किताब लिखी थी, इंडिया इन क्राइसिस, जब इमरजेंसी लगी थी, उसके पहले उस आदमी ने वार्न किया था। उनको बाद में प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया गया। उन्होंने इन्हीं की बात को, महावीर त्यागी की बात को एक बार कैलकुलेट करके ट्रिब्यून में 2 अंशों में लेख लिखा था, किस तरह ये जो पैरासाइट्स हैं पॉलिटिक्स को, ये देश को एक ब्रोकर क्लास के रूप में कमजोर कर रहे हैं। ये हमारे स्थिति। और लोकनाथ मिश्र इसी जगह के थे। उन्होंने कहा भारतीयता, उड़ीसा के थे, भारतीयता की जरूरत जो इस मुल्क को है उसकी कमी इस संविधान में। और श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने नया संविधान एक लिखा, गांधीवादी संविधान, जिसकी भूमिका गांधी जी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने लोगों के कैरेक्टर पर, पॉलिटिशियन से लेकर सबके कैरेक्टर पर कहा कि कैरेक्टर वाले लोग हों, और उसकी भूमिका गांधी जी ने लिखी है। हमें देखना चाहिए कि कैसे आज हम कैरेक्टर के लोगों को, इंटीग्रिटी के लोगों को, विजन के लोगों को हम लाएं, तब सारी चीजें बदल सकती हैं। आपने सवाल पूछा था अभी कि जो वॉकआउट होते हैं और जो हंगामा होते हैं वो क्यों और कैसे हो गए। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको बताऊंगा। यही मेरा प्रश्न ये था कि आपने जितनी भी बातें कही, ये आदर्श वे बड़े लोग थे, इस बात में मुझे कोई एतराज नहीं कि जिन लोगों का हम उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने संविधान बनाने के समय दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो हो सकते हैं उनको अमल में लाया। उनके सामने एक आदर्श था, उनके सामने एक प्रतिद्वंदी जो था वो अंग्रेज सत्ता थी, और अंग्रेजों के बाद भारत के लोगों को आज़ादी मिल रही थी। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत चुके, भारतीय संविधान को लागू हुए भी 75 वर्षों से अधिक, 76वें साल में हम जा रहे हैं, 76 साल हो गए। आखिर वजह क्या है कि उस आदर्श को, जिन आदर्शों की कल्पना इन लोगों ने की थी कि व्यवहार में हमारे राजनेता इन चीज़ों को अमल में लाएंगे,
और जनता इतनी जागरूक हो चुकी होगी कि वह उन लोगों को चुनेगी जिनकी अपनी विश्वसनीयता होगी, जिनकी अपनी एकाग्रता होगी। राजनीतिक दल ऐसे होंगे जिनके लिए स्वहित या से ऊपर राष्ट्रहित होगा। तो आखिर कहाँ हमसे चूक हुई जो हम संसद में विविध तरह की आवाजें देखते हैं। संसद में जो स्थितियां होती हैं, कई बार उसके प्रसारण को बंद करने की स्थिति होती है, कई बार विप करने की, जो शब्दों को हटाने की बात अब लगातार बढ़ती जा रही है कि इसको जो आवाज है उसको, असंसदीय भाषाएं हैं इनको हटाया जाए। ये स्थितियां क्यों हो रही हैं और इसको परहेज करने या इससे इतर जाकर राष्ट्र श्रेष्ठ हो, इसकी दिशा में कुछ काम करने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि आपने कहा संविधान संशोधन के लिए भी, संविधान परिवर्तन के लिए भी, नई पीढ़ी अपना संविधान खुद लिख सके, इस तरह की, मतलब इतने उच्च स्तर की कल्पना भी हमारे लोगों ने की थी, संविधान निर्माताओं ने। वो संशोधन के लिए भी तैयार थे, राष्ट्रहित के लिए भी तैयार थे, नई पीढ़ी अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से चीजों को लिख सके, इसके लिए भी तैयार थे। आज कहाँ हमसे चूक कहाँ हो रही है, या सब कुछ अच्छा है? अगर अच्छा होता तो ये विषय शायद हम लोग दूसरे तरह से बात। बहुत अच्छा सवाल जयप्रकाश जी। मैंने अभी तक आपको अपने ही मुल्क का इतिहास बताया जिसने हजारों वर्ष बाद भारत को स्वरूप में दिया। और इतिहास के बारे में मान्यता है, बड़े इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास को आप याद करें तो भविष्य बनाने की ताकत मिलती है। इन सब चीजों का परिवर्तन शुरू हो गया ठीक आजादी के बाद। मैं वो आपको बताऊंगा किस तरह से आजादी के बाद शुरू हुआ, और शायद जनता की चौकसी वो नहीं रही। हम जनता को सिर्फ उम्मीद करें कि वो 5 वर्ष में वोट दे दे, लोकतंत्र इससे जीवंत नहीं होता, समृद्ध नहीं होता। अब ये शुरुआत कहां से हुई उसका मैं आपको उल्लेख करता हूं। अभी उड़ीसा के ही सांसद है बैजनाथ पांडा जी, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा है कि सदन की कार्यवाही का जब से टेलीकास्ट शुरू हुआ है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि तब कुछ सांसद, हालांकि ये शुरुआत 52 के बाद ही हो गई थी हमारे यहां, मैं उस पर बताऊंगा आपको, उसके बाद पारदर्शिता तो बढ़ी है, लेकिन हमारे कुछ सदस्य और कुछ लोग कुछ ग्रैंड स्टैंडिंग यानी नाटकीय रूप से कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि तुरंत उनको बाहर लोकप्रियता मिल जाए और कुछ ऐसा कह दे कि जिसे मीडिया में वो छा जाए, बाहर चले जाएं। इसलिए विधायिका को डिस्टर्ब करके बाहर मीडिया से बात करने में उनकी रुचि बढ़ गई है। एक दिलचस्प तथ्य उसमें उन्होंने दिया है, दिलचस्प तथ्य दिया है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी ने संसदीय समितियों के टेलीकास्ट की अनुमति नहीं दी। संसदीय समितियों की जो बैठक होती है उसके टेलीकास्ट की उन्होंने इजाजत नहीं दी। वजह क्या थी? इस पर बहुत बहस चली कि क्या इस तरह की चीजें की जाएं। उसका दो वो था, एक धारा थी कहती थी कि लोग देखेंगे, जनता शायद जागरूक हो तो असर पड़ेगा। दूसरी धारा थी कि नहीं ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाएंगे तो शायद कुछ लोग ऐसा करना चाहेंगे मूल मुद्दे से भटक कर कि वो मीडिया में छाए। तो हमारे सोमनाथ चटर्जी जैसे समझदार व्यक्ति ने इजाजत नहीं दी। और आज देखिए, चाहे संसद की समितियां हों या राज्यों की जहां टेलीकास्ट नहीं होता, वो समितियां बेहतर तरीके से काम करती हैं, पर उनके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं होता जयप्रकाश जी। अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहा टीवी या माइक ऑफ होने की बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हमारे यहां एक मर्यादा है चेयर को लेकर। हमें कृषि बिल से लेकर बाकी चीजों पर अनेक जगह सवाल पूछे गए। जब यह घटना हुई मैं कभी नहीं बोला। एक परंपरा के तहत हमें बताया गया कि हमारी परंपरा रही है कि चाहे न्यायपालिका के वरिष्ठ से वरिष्ठ व्यक्ति हों या विधायिका के स्पीकर हों, डिप्टी स्पीकर हों, कभी सार्वजनिक रूप से इन चीजों पर चर्चा नहीं करते। हमने उस मर्यादा का पालन किया। आज बाहर कुछ भी कहा जाता है, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, मेरी बात टेप की गई है, टीवी बंद कर दिया गया। सारी बातें बिल्कुल आधारहीन और गलत है। ये जनता को एक एक जानना चाहिए। कैसे मैं आपको बताऊं, टीवी का संचालन बहुत बाद में हुआ और 14 के पहले ही जो लोग थे उन्होंने नियम बनाया कि कैसी चीजें दिखाई जाएंगी, कैसी चीजें नहीं दिखाई जाएंगी। जो लोग आज आरोप लगाते हैं तब वो सत्ता में थे। और क्यों? क्या उसके पीछे आदर्श था, एक उनकी सोच थी।
मैं उनको भी, जिस चेयरमैन ने, जिस स्पीकर ने ये नियम बनाया, वो भले दूसरी विचारधारा के रहे हों, पर उनके उस नियम का व्यक्तिगत तौर पे मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने दिखाया कि ऐसे दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये नियम आज तक चल रहा है, हमने नहीं बनाया। माइक का जहां तक आपने सवाल पूछा, माइक के बारे में नियम यह है, किसी चेयरमैन के पास या डिप्टी स्पीकर के पास न माइक होता है और न टीवी का वो होता है। उसके नियम बने हैं और ये नियम सदन को चलाने का 52 के बाद बने हैं। लोकसभा के अपने नियम है, राज्यसभा के अपने नियम है। राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर अलग बने हुए हैं 52 के बाद। और जो लोग आज बात कर रहे हैं उन्होंने ही बनाया था, उनके लोगों ने, मैं कहता हूं हमारे लोगों ने बनाया था जो थे, उसी पर संसद चल रही है। उसमें एक नियम का हेर फेर नहीं। अब आपको बताऊं कि संसद की कार्यवाही का टेलीकास्ट हुआ, वो शायद 97 सब, जब हमारी आजादी का 50 वर्ष था, उस वक्त दोनों सदनों ने यह शपथ ली कि कम से कम हम क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं करेंगे या 0 आवर नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर्स के आवर होते हैं, देश के सवाल उठाए जाते हैं। यह शपथ था संसद की। जयप्रकाश जी, एक दिन बाद हम संसद भूल गए। अगर देश के मतलब सब सर्वोच्च, जो हम कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है हमारा आधुनिक, जहां चीजें जो तय होती हैं वो देश का भविष्य और नियति तय करती हैं, अगर हमारे सांसद अपनी जिम्मेदारी, अपना ही शपथ और संकल्प भूल जाएं, हमारी विधायिका के लोग, और जनता मूक दर्शक रहे, तो जनता को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। उसके नेक्स्ट डे से शुरू। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, लगातार, वैसे तो 67 के बाद, 52 के बाद राधा कृष्णन जी ने पहले हमारे वो थे, उन्होंने कहा राज्यसभा जैसे वरिष्ठ सदस्यों के प्रोफेशनल एजिटेटर्स मत बनिए। हमारे पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा है, मावलंकर जी ने, वो भी मैं कोट आपको बता दूं, ये लंबे लंबे कोट हैं पर मैं कोट कर रहा हूं, प्रोफेशनल एजिटेटर्स राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति ने इस्तेमाल की। तो प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई। हमने उसको रोकने की कोशिश, जो हमारी जिम्मेदारी थी ना, जनता ने की। जनता के बारे में कहने का साहस कम लोग करते हैं, मैं कह रहा हूं जी। और 97 के बाद ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको ईयर बता रहा हूं, 97, 98, 2002, 2007, 2008, 2010, और उसके बाद भी लगातार ये सवाल उठते रहे कि भाई इसको कैसे रोका जाए, ये कैसे चीजें हमें जो हंगामा होता है उसको कम किया जाए। 2002 में तो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभाओं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सारे मुख्यमंत्री, देश के नेता प्रतिपक्ष, सारे व्हीप, कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ 2002 में, कैसे इन चीजों को दूर किया जाए। पर हम लोग अगर कानून को मानने को तैयार नहीं है, कानून जो राज्यसभा या लोकसभा का या विधायिका को संचालन के जो नियम है उसी को मानने को तैयार नहीं है, अगर जयप्रकाश जी हम अपना निजी हित ऊपर रखते हैं तो कैसे होगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आज कम लोग जानते हैं, कई बार मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं टिप्पणियां, मैं नहीं कहना चाहता, पर सोशल मीडिया पर एक बड़ी जमात है जो न नियम और कानून को जानती नहीं। ये सारे नियम कानून 14 के बाद या 52 के बाद के बने हुए हैं जिसे संसद चलती है, कुछ भी टिप्पणी करने को स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का अराजक दुरुपयोग है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां आप करते हैं सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के फॉलोअर्स मैं देखता हूं लाखों में, ऐसा जिनको बेसिक जानकारी किस तरह संसद चलती है उसकी नहीं है, कानूनों की, उनकी बात को लोग फॉलो करते हैं, तो इस धारणा बनती जाएगी और सबसे बड़ी चुनौती आपके लोकतंत्र के लिए खड़ा होगा। ये हमें याद रखना चाहिए। और 1955 में राधा कृष्णन ने कहा था हमें प्रोफेशनल एजिटेटर्स। मुझे मीडिया के बारे में भी कुछ चीजें आप कहने की इजाजत है। मधुलिमय हमारे देश के प्रखर सांसदों में होते थे। एक बार यह सूचना लोगों को लग गई कि कोई बड़ा मामला उठाने वाले हैं संसद में, तो सारे पत्रकार उनके यहां पहुंच गए। मधु जी ने कहा उन पत्रकारों से कि पहले संसद में मैं उठाऊंगा, तब हम आपको बताएंगे। तो पहले संसद में चीजें सांसद बताते थे, मीडिया उनको फॉलो करती थी। आजकल मीडिया को देखकर हम रोज अपना बनाते हैं कि क्या हम पूछ सके और कह सकें। और नियम यह भी है जयप्रकाश जी, में एक बार रोज रोज अखबार लेकर लोग पहुंच जाएंगे। अखबार के बारे में प्रोसीजर 52 के बाद ही जो नियम बने उसके बाद तय है कि कौन सी चीजें उठाई जा सकती हैं, नहीं उठाई जा सकती। अखबार की खबरें प्रमाणिक मानी जाएंगी तो आपको उसको ऑथेंटिकेट करके देना पड़ेगा। लेकिन
हम नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते। उस पर हंगामा होगा कि एक खबर है और उस पर उसी दिन अखबार खबर के पढ़कर हम आएंगे और मांग करने लगेंगे किसी पर तत्काल बहस करिए। एक 267 का रोज आप सुनते होंगे, रोज लोग आकर के 50 आदमी आएंगे और 50 विषय देंगे कि इन्हीं पर, ये हम सबसे महत्वपूर्ण करते हैं, मानते हैं कि देश का आज मुद्दा इसी पर बहस हो। क्या आप बताइए इस तरह से बहस संभव है? पहले से सारी विधायिका में जो सदन है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, उनका बिजनेस तय होता है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है जिसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं, सारे लोग होते हैं, वो बिजनेस तय करते हैं। अगर देश में या समाज में कोई बड़ी घटना आ गई तो उसको बदलने का विजन है, पर एक दिन में घटना हो गई, सारा आप जो बहस पहले से तय है बंद कर दीजिए, इसी पर बात होगी, तो सदन कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? और मैं एक सेकेंड, आज ही के अखबार में आपका एक आलेख छपा है, दैनिक भास्कर बड़ा अखबार है हिंदी का, और उसकी पहली पंक्तियां मैं कोट करना चाहूंगा और उसी से प्रश्न मेरा है जुड़ा हुआ। आपने ये लिखा है कि सांसद निधि का सार्थक उपयोग राजनीति की साख लौटा सकता है, बशर्ते उसका केंद्र ईंट गारे नहीं, संस्थान और ज्ञान व्यवस्था हो। आपने अभी अपनी बातचीत में जो उत्तर दिया उससे दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कहीं न कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कर्तव्य और अपने दायित्व की ओर से विमुख हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये है, राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार हों, उनकी विचारधारा जिम्मेदार हो, उनकी नीतियां जिम्मेदार हों, लेकिन कहीं न कहीं ये समझौता हो चुका है जिसके चलते ये लगातार संसद की जो गरिमा है, संसद की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही है। दूसरा, आपका कहना है कि जनता जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में इस बात का ध्यान रखे कि वो उन्हीं लोगों को चुने जो लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हों, राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हों, जनहित को सर्वोपरि मानते हों। ये दिक्कत कहाँ है? आपने अभी सांसद निधि का प्रश्न उठाया और वहां पर भी आप उसको ले गए हैं, मतलब पहली लाइन में ही सिर्फ 2 पंक्तियों में आपने सारी बातें एक तरह से उसका निचोड़ रख दिया है कि ये केवल ईंट गारे की बात नहीं है, ज्ञान की भी बात होनी चाहिए, विवेक की भी बात होनी चाहिए। कहाँ पे आप संकट किधर देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं आपका इशारा ये है कि जो आदर्श हमारे संविधान निर्माताओं ने या राष्ट्र नायकों ने जो तय किया था, या जिनको आपने बचपन में, आपने अभी समाज की जब आप बात कर रहे थे मुझे गांधी जी याद आ गए। गांधी जी का एक बहुत प्रखर वक्तव्य था कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन जो सामाजिक बदलाव है या हमें जो सामाजिक आवश्यकता है वह इंतजार नहीं कर सकती। यानी वो भारत की जनता को जागरूक करना चाहते थे। अस्पृश्यता जो था, ग्राम स्वराज उनकी जो अवधारणा थी, उनका मानना था इस दिशा में काम हो, भले ही आज़ादी कुछ दिन विलंबित हो जाए, जिसके लिए अब आलोचना की जाती है कि उनके चलते आज़ादी विलंबित हो जाती या वो आज़ादी की जगह सामाजिक। आप भी तो वही बात कह रहे हैं, घुमा फिरा कर आप सीधे सीधे गांधी जी की तरह न भी कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी उद्देश्य है कि हमारा जो सांसद है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह राष्ट्र के हित में करे, वो हंगामे में न बिताए, पार्टी हित से राष्ट्र हित को ऊपर रखे। मैं 1-2 चीज और उसमें जोड़ दूं। मैं एक बहुत लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है कि जनता का बड़ा चौकस और वेल इन्फॉर्म्ड होना, और मीडिया का भी दायित्व है। मैंने बताया कि किस तरह की चीजें हमारे यहाँ मीडिया में आती हैं। मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारी चीजें आधारहीन, आज सोशल मीडिया एक तरह का मतलब वो चुनौती है। मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूं, आपके मूल सवाल पर आऊं। आपने एमपी फंड के बारे में पूछा, सांसद फंड के बारे में, और कब से ये शुरू हुआ ये बता दूं आपको, बहुत ब्रीफली मैं आपको कह रहा हूं। आजादी के ठीक बाद कृष्ण मेनन जैसे व्यक्ति जिनके ऊपर जीप स्कैंडल था, उनको महत्वपूर्ण दायित्व देना। दुर्गा दास की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। दुर्गा दास जी गांधी जी के बड़े प्रिय थे, जवाहरलाल जी के भी थे, हमारे
गृह मंत्री तब के पंत जी के, सरदार पटेल के भी थे, बाद में पंत जी के भी थे। उनका सबसे बड़ा निजी सरोकार था। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, राजेंद्र बाबू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि ये करप्शन को रोकिए, नहीं तो ये लास्ट नेल होगा कांग्रेस के कॉफिन में। मैं कोट कर रहा हूं, अब पूरा उसमें देखे कॉफिन शब्द का इस्तेमाल है। वहां से जो चीजें शुरू हुई, उसके बाद जयप्रकाश नारायण को आंदोलन करना पड़ा आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ। मूलतः उनका आंदोलन तो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो हमने गवर्नेंस में भ्रष्टाचार का प्रवेश आजादी के बाद ही इजाजत दे दी। उसका परिणाम था कि हम आए, और आज कहां हम खड़े हैं। मैं उसके पहले आऊं तो एक दो चीजें और कहने की आपसे अनुमति चाहूंगा। हमारे बहुत सारे नियम हैं संसद के, नियमों का कोट अगर आप कहें तो ढूंढ कर मैं कर दूं। उन नियमों के तहत हमारे एटिकेट्स हैं। सांसद कोई किस तरह से बोलेगा तो आचरण कैसा होगा, उसकी मर्यादा कैसे होगी, वो कोई तख्ती बाकी चीजें लेकर के आएगा नहीं, शोर नहीं करेगा। अगर समाज में पार्टी के लोग हेड करते हैं कि नहीं डिस्टर्ब करो, कैसे लोकतंत्र चलेगा। वो पार्टी के हित को ऊपर रखते हैं, जो हमारे आम्बेडकर जी ने चेताया था। अब आपको मैं बताऊं किस तरह के इंटरेस्ट काम करते हैं। बात बात पर हंगामा। आपने पिछले दिनों देखा कि संसद को कई बार बहुत सारी चीजों पर, एक ऐसे मुद्दे पर विदेश से खबर आती थी, छपती थी, और उस पर संसद नहीं चल रही है। वो किसी घराने को लेकर था, मैं नहीं जानता कि वो मामला क्या, पर जितनी बार वो खबर आई, वो जो खबर देने वाली संस्था थी आज कहीं नहीं है। उस पर गंभीर सवाल हैं, पर हम उस पर नहीं चलने। और अंततः हमारे यहां की अदालत और बाकी चीजें उनको कहती हैं कि नहीं, ये मामले कहीं ठहरते नहीं। हम अपनी व्यवस्था को मानने को आज तैयार नहीं है। हम कहां पहुंच गए हैं, कभी हमें इस पर आत्ममंथन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण एक किताब 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट सीलर हैं, नैरेटिव इकोनॉमिक्स, देश के हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। कैसे बड़े आर्थिक उठाकर और दुनिया में इस तरह का माहौल बना दें कि व्यवस्था और सरकारें अस्थिर हो जाएं, ये चल रहा है, और ये भारत के खिलाफ ही चल रहा है। आज अगर आप मुझे पूछें तो सबसे बड़े मुद्दे के रूप में हमारे सामने ये है कि आज दुनिया किस कगार पर खड़ी है और भारत कहां है। 1977-78 तक आपके पड़ोस का एक मुल्क आपसे कई चीजों में पीछे था जयप्रकाश जी, कई चीजों में, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, रेलवे में, बाकी इंडस्ट्रीज में, बाकी चीजों में। आज जो मुल्क आपसे कई गुना आगे बढ़ चुका, 45 वर्षों में उसने दुनिया में विकास का एक नया इतिहास लिख दिया। 77 से लेकर 14 तक हमारे राजनेताओं का यह दोषपूर्ण दृष्टि उनकी रही कि वो फोर्स ही नहीं कर सके। 14 के बाद हम तेजी से जंप लगा रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों, उनमें कैसे छलांग लगा सकें। हमारे देश के लोगों के बीच, चाहे वो विधायिका राज्य की हो या केंद्र की, उनके बीच ये महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। मैं एक किताब का उल्लेख करने की अनुमति आपसे चाहूंगा। ये किताब है जो हर देशवासी को पढ़नी चाहिए अपने अपने संदर्भ में। ब्रेकनेक, ये ब्रेकनेक किताब लिखी है डैंग वैंग ने। डैंग वैंग एक मूलतः नाम चीनी है, चीन में जन्मे, पर 7 वर्ष की उम्र में वो चले गए कनाडा। और ये किताब अमेरिकन लोगों के लिए है, लेकिन भारत के लिए भी इसमें काफी संदेश है। और ये पुस्तक का रिव्यू जिन्होंने लिखा, उन्होंने भी लिखा है कि भारत के लिए एक बड़ा संदेश है। इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई में सखाराम देउस्कर हुए, भारत दूटेर कथा, भारत दूत कथा उन्होंने लिखी आजादी की लड़ाई के दौरान। बंगला में लिखी थे, मराठी, बिहार में रहते थे। वो पुस्तक को अंग्रेजों को बैन करना पड़ा। उसी तरह से यह पुस्तक एक तरह से अमेरिका की जनता के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए चर्चा का विषय बने, इस मकसद से उन्होंने लिखा है कि भारत के लिए भी इसमें संदेश है। हमारे लिए संदेश यह है, आज की दुनिया की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जयप्रकाश जी, अगर दुनिया में हम बड़ी ताकत नहीं बनते आर्थिक, जिसकी 14 से लगातार कोशिश हो रही है, हम बड़ी सामरिक ताकत नहीं बनते, हम बड़े इनोवेशन का हब, ज्ञान का हब नहीं बनते जहां खोज कर सकें, हम अगर ताकतवर नहीं बनेंगे तो गंभीर चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन्होंने लिखा है कि क्या कारण रहे कि
अमेरिका पीछे रह गया और चाइना आगे निकल गया, और उसमें भारत का क्या संदेश है, मैं 2-3 पैरा आपकी अनुमति हो, समय हो तो पढ़कर सुना दूं। अवश्य। पहला है, उन्होंने लिखा है कि 2008 में कैलिफोर्निया के लोगों ने वोट दिया कि हमारे यहां कैलिफोर्निया से लेकर लॉस एंजल्स तक हाई स्पीड की रेल बने, और उसी वक्त चीन ने तय किया कि हमारे यहां संघाई से लेकर के और बीजिंग तक रेल बने। दोनों की दूरी लगभग 800 माइल यानी 1300 किलोमीटर। चीन ने 3 वर्ष में ये पूरा कर लिया, $36 बिलियन में, $36 बिलियन में, और 1 दशक में उनके 100 से अधिक बिलियन पैसेंजर्स ने यात्रा कर ली। अमेरिका अभी तक नहीं बना सका, वो 2030 तक चला गया, और उसके यहां कॉस्ट एस्केलेशन होकर चला गया $126 बिलियन उस प्रोजेक्ट का। यानी एक्सक्यूशन, गवर्नेंस, चीजों को करने की हमारी क्षमता और उस पर कंसंट्रेशन, ये मूल ताकत है जो एक मुल्क को आगे ले जाता है, एक मुल्क को कमे। हमें यहां पंचायत से लेकर, राज्यों से लेकर और केंद्र तक क्या जरूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आकर 52 से रुके प्रोजेक्ट, रेलवे के अनेक प्रोजेक्ट, सारी पुरानी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में दिन रात का समय लग रहा, क्योंकि पुराने वायदे थे, लोग फाइलों में दब गए थे, कोई जानता नहीं। आज देश में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन हुआ है, जिस पर इकोनॉमिस्ट जैसी पत्रिका, ये लोग आलोचक है भारत के, वो कहती है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन इस किस्म का हुआ और अनेक नई चीजें हो रही है, एआई से लेकर बाकी चीजों में। ये हमारे यहां 77-78 के बाद क्यों शुरू नहीं हुई, जब पड़ोस का देश बदल रहा था? फिर वो कहते हैं 45 वर्ष में इस देश ने क्या किया। अच्छा, इसका मूल कारण क्या बताया? यह बताया है कि 78 के बाद देंग सियाओपिंग ने, जिन्हें चीन को बदलने का श्रेय जाता है, अपने यहां पोलिट ब्यूरो में उन्होंने टेक्निकल लोगों को, टेक्निकल ज्ञान के लोगों को भरना शुरू किया, और 2002 में उनके 9 पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में से 9 आईआईटी के बैकग्राउंड के थे। और अमेरिका में जितने प्रेसिडेंट हुए, जितने लोग हुए पॉलिटिक्स में, अभी वो बता रहे हैं, यह अध्ययन बता रहा है, मैं नहीं, कि वो सारे लॉ बैकग्राउंड के थे। तो उनका काम ही था प्रोफेशनली हर चीज में अड़ंगा लगाना, यानी चीजों को आगे बढ़ने न देना। आज वक्त की जरूरत है कि हमारे देश में 1948-50 में जब भारत आजाद हो रहा था, तब चीन में भी नया सत्ता बदली, नई सत्ता आई, तो उन्होंने 100 वर्ष का सपना अपना बना लिया उसी वक्त 1948-50 में। हमारे यहां 2014 में हमने 100 वर्ष का सपना देखा कि 47 में हम कहां पहुंचेंगे। यह सपना आज देश में कम से कम घर घर लोगों तक पहुंच गया, ये एक बड़ा काम है। पर अगर राज्य, हमारे पंचायत प्रतिनिधि अगर नहीं ले गए गांव गांव तक, तो कैसे मामला होगा? अब मैं आपको जनता के बारे में बताता हूं। हमारी जनता सफाई, आप देखें आज भी सड़कों पर, रेलवे को 14 के बाद इसकी जरूरत पड़ी हमें करने की। गांधी जी तो बहुत पहले कहा करते थे। हम भ्रष्टाचार में जिस दिन जनता खड़ी हो जाए कि हम अपने निजी काम के लिए पैसे नहीं देंगे, आप गांधीवादी तरीके से सोचिए उसका क्या असर होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं कि हमें उसी तरह चरित्र बनाने का भी आज दायित्व है। आज भारत हर चुनौतियों के बाद सबसे दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यही चीज अगर हमारे राज्यों में है, और लोगों को जानना चाहिए, राज्य जिनके हाथ में कानून व्यवस्था, भूमि, उद्योग, हेल्थ, एडुकेशन, वही इंजन है अपने यहां राज्यों को आगे ले जाने के लिए। पर हमारी जनता को इस बात से वाकिफ होनी पड़ेगी कि जनता को चाहिए कि हमारे पुलिस केस है उस पर फोन कर दें जनप्रतिनिधि, हमारा निजी काम करा दें, हमें निजी लाभ दिला दें। तो गांधी जी इसीलिए उन्होंने कहा था कि लोगों को पहले प्रशिक्षित करो कि लोगों का भी चरित्र उस रूप में ऊपर उठे, लोगों का सोच संकीर्ण दायरे से बाहर निकले कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएं। हमें आज बिना ताकतवर, समृद्ध और बिना एक इनोवेशन वाला, ये नॉलेज हब की दुनिया, हम अपने विश्वविद्यालय से लेकर आज हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख से अधिक हो गए, जिसमें यंग लोग काम कर रहे हैं और बड़ी पूंजी आ रही है। हमारे यंग लड़के डिफेंस से लेकर बाकी चीजों में अधुनातन अस्त्र ढूंढ रहे हैं। हमारे यंग लड़के निकलकर दुनिया में गए और वो आज जिसे आप कहते हैं टेक रिवोल्यूशन हुआ, उसके किरदार हैं। हमने अपने यहां अगर ये माहौल 14 के पहले दिया होता तो आज भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में से होता। मेरा एक आखिरी प्रश्न है, हमारा समय भी पूरा हो रहा है, लेकिन चूंकि बात
14 की हुई और देश में विकास की जो गति है उसकी बात हुई। एक बड़ा प्रश्न आज के युवाओं के सामने है, चूंकि वो देश की बड़ी आबादी युवा हो रही है। जो भारत की एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, वह समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की थी। युवाओं को एक बात से बहुत चिंता हो रही है कि उनको लगता है कि सरकारी नौकरियां बहुत तेजी से खत्म होती जा रही हैं और निजी क्षेत्र में जो विकास के अवसर मिल रहे हैं या जो निजीकरण हो रहा है उसमें उनके अधिकार कम होते जा रहे हैं और नौकरी के प्रति असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। तो दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत अवसर हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं या सेमी स्किल्ड लोग हैं उनके पास निजी क्षेत्रों के अलावा कोई अवसर नहीं। आप इस हालात को, जो विकास की यह गति है जो एक तरफ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ युवाओं के प्रति रोजगार को लेकर चिंता हो रही, उसे कैसे देख रहे हैं और उसे समाधान करने के प्रति क्या कुछ दृष्टिकोण? बहुत संक्षेप में 2-3 चीजें मैं कहूंगा। पहला, मैं आपको याद दिला दूं कि हम इस पर अभी चर्चा नहीं कर सके कि संविधान खतरे में, यानी पहले संविधान में कितने परिवर्तन होते हैं, 42वां क्या हुआ था, आपातकाल में क्या हुआ था, जुडिशरी को कैसे जजों को सुपरसीड किया गया सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, और 14 के बाद कितने परिवर्तन हुए हैं, ये मैं अभी उल्लेख नहीं कर सका। कभी और किसी फोरम पे हम चर्चा करेंगे। युवाओं के बारे में आपने पूछा, मेरा 2-3 फैक्ट है जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिस पर देश को और युवाओं को और सबको सोचना चाहिए। कुछ यथार्थ तथ्य हैं। हमारे देश की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज होने वाली है या हो चुकी है, चाइना से भी अधिक। हम दुनिया में शायद भौगोलिक आकार में 6ठे या 7वें नंबर के देश हैं। 7वें। जो दुनिया के टॉप मुल्क हैं, विकसित है जिन्हें यूएस कहते हैं, कहीं भी सरकारी नौकरी इतनी नहीं है जो सबको दे सके। तो यह धारणा बना लेना कि सरकारी नौकरी बढ़ेगी, यह न पहले थी, न किसी दुनिया के मुल्क में संभव है, न यह आज होगा। तो ये यथार्थ है कुछ जो हम लोग को याद रखना चाहिए। दूसरा, पढ़ने की तरफ आइए। हम समय होता तो कोट कर देते। युवाओं के बीच उनकी योग्यता और पढ़ाई के प्रति जो उनका समर्पण है, उस पर अनेक रिपोर्ट्स आती हैं। क्लास, ये असर की रिपोर्ट जो प्रामाणिक संस्था है, क्लास 6 या 8 के बच्चे क्लास 1 का मैथ हल नहीं कर पाते, क्लास 2 की चीजें नहीं कर पाते। तो सबसे पहली मैं चीज कहूंगा युवाओं से कि वो पढ़ें, परिश्रम करें। तीसरा, इनोवेशन हम लाएं। हमारे यहां अगर नारायण मूर्ति आज कहते हैं, जिस व्यक्ति ने दुनिया का परिदृश्य बदल दिया और भारत में सॉफ्टवेयर के रूप में भारत को स्थापित किया कि युवा 70 घंटे काम करें, तो उनकी आलोचना शुरू हो जाती है। हमारे यहां विश्वेश्वरैया सबसे बड़े इंजीनियर हुए, जिन्होंने आजाद भारत में 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने आजाद भारत के लिए क्या संदेश दिया? जब वो 100 वर्ष के हो गए तो लोग उनके पास माइक ले गए। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके गांव गए थे। कहा कि क्या संदेश है नए भारत के लिए? तो उन्होंने कहा, वर्क वर्क वर्क। हम अपनी योग्यता बढ़ाएं, हम काम के प्रति समर्पण रखें और निजी क्षेत्रों को गांव से लेकर के, जैसे मैंने कहा, स्टार्टअप्स जितना बढ़ावा दे सकें। हमारे यहां निजी क्षेत्र की बात करते लोग परेशान होने लगते हैं। गांव से नए उद्यमी पैदा हो, गांव गांव घर घर, वही हमें आगे ले जाएंगे। और उसके 1700 के पहले अगर हम आ जाएं, जब भारत की जीडीपी में दुनिया में 20% का कंट्रीब्यूशन अकेले था, तो हमारे गांव गांव के लोग, हुनर उनका देखिए आप, कैसे एम्प्लॉयबिलिटी थी, वो निजी क्षेत्रों से ही थी। इसलिए इन सब चीजों पर हमें सम्यक दृष्टि से देखना होगा। जय प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिवंश जी से बात करना हमेशा ही हमारे लिए गौरव की बात इसलिए भी रही है कि मैंने अभी बातचीत करते करते, चूंकि आधुनिकता की बात हो रही थी, तेज तरक्की, आगे बढ़ते रफ्तार की बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी, तो एआई से मैंने पूछा कि हरिवंश का मतलब क्या होता है। तो एआई ने 3 उत्तर दिए मुझे। पहला दिया हरिवंश पुराण, जो संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा दिया हित हरिवंश महाप्रभु, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे 16वीं सदी में। और तीसरा जवाब दिया हरिवंश नारायण सिंह, राजनेता सदन के। तो चूंकि ये एआई का उत्तर था, मैं आप हरिवंश इस्तेमाल करते हैं, तो वो हरिवंश का यही, मैंने केवल हरिवंश ही लिखा था।
एआई को चूंकि उसने तथ्य उठाए होंगे सोशल मीडिया से, तो आपसे बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा। और युवाओं के लिए जो संदेश था संविधान, संसद और हमारा जो विषय है लोकतंत्र का और जनता का, उसमें जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, पढ़ें लिखें, अवसर की कमी नहीं है। और निजी क्षेत्र इतना भी कोई खराब क्षेत्र नहीं है। सच बात यह है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग उतनी तनख्वाह पाते हैं कि आज हमारे बहुत सारे विकास स्वरूप जी बैठे हैं, उनको पता है कि लोग बड़े सरकारी अफसर जो सिविल सेवक हैं वो भी छोड़कर निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो तैयारी करने के बाद भी छोड़ देते हैं कि मुझे निजी क्षेत्र में जितनी तनख्वाह और अवसर मिल रहा है उतना नहीं मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र उतना बुरा नहीं है, आप काम करें, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें और लोकतंत्र के प्रति जागरूक। दुनिया के विकसित देशों से लेकर सभी देश जो विकसित देश हो चुके हैं उनमें निजी क्षेत्रों की यहाँ भूमिका रही है सरकार। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कृपया मंच पे ही रहे सर, कृपया मंच पे ही रहे। लोकतंत्र की चुनौती, संविधान को बनाने की प्रणाली और संसद की कार्य प्रणाली पर बहुत सुंदर ढंग से सर हरिवंश नारायण सिंह जी ने अपने विचार रखे। चर्चा को बहुत सुंदर मोड़ पे छोड़ना पड़ा, समय की अभाव के कारण मैं आप दोनों से माफी चाहूंगा सर। अभी मैं अपने कलिंग साहित्य उत्सव के परिवार की तरफ से आदरणीय श्री मधुचंद्र बाला मैम को अनुरोध करूंगा कि वो आए और अतिथियों को प्यार भरा भेंट के स्वरूप उत्तरीय प्रदान करें।